हेलो गाइस। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज जन्माष्टमी है, तो वेरी हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। और आज मैं फिर से उपस्थित हुई हूँ अपने दूसरे पार्ट के साथ। ये पार्ट सेकंड पार्ट है ये, क्योंकि पार्ट फर्स्ट मैंने कल एक्सप्लेन किया था। और उसमें मैंने जितने भी अमेंडमेंट्स आए थे और जितने उस समय में कवर कर पाई थी, तो वो मैंने कवर किए थे। तो मैंने आपको बोला भी था कि मैं ये पार्ट वाइज डालूंगी। तो उसमें क्या होगा, आपको भी समझने में भी आसानी होगी और मुझे भी अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। और आपको जैसे पता ही है, मेरा चैनल है आओ सीखो आईबीसी। तो मैं सुचेता गुप्ता, बाई प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरी एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो प्लीज बने रहिएगा मेरे चैनल पे, क्योंकि ये मैं पार्ट वाइज डाल रही हूँ, तो जिससे कि आपको भी समझने में आसानी रहे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। कल मैंने जो एक्सप्लेन किया था वो 12A, सेक्शन 12A तक एक्सप्लेन किया था मैंने। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ और ये सेक्शन जो 14 है, सब सेक्शन 1, इसमें क्या चेंज आया है वो मैं अब आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। तो बेसिकली हुआ क्या था इसमें, पहले जो सेक्शन था वो ये है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, 3 और इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल बाय ऑर्डर डिक्लेयर अ मॉनिटोरियम फॉर प्रोहिबिटिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग नेमली। तो बेसिकली ये जो सेक्शन है वो है हमारा मोनिटोरियम से रिलेटेड ये सेक्शन है। उसमें अब इन्होंने एक ब्रैकेट, मतलब बेसिकली इन्होंने क्या किया, 2A एक इंसर्ट हुआ था। आपको मैं ले चलती हूँ, इस स्क्रीन पे देखिए। 14 है, इसमें एक प्रोविजन आया 2A, ये इंसर्ट हुआ था 2019 में। तो इन्होंने सब्जेक्ट टू, पहले जो सेक्शन था उसमें केवल जो कवर किया था वो 2 और 3 को कवर किया था। तो जब ये इंसर्ट हो गया तो इसको भी कवर करना पड़ेगा ना। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे लिख दिया कि ये जो है उसमें केवल 2 और 3 कवर नहीं है, 2 3 के बाद 2 के बाद 2A एंड देन 3। तो ऐसे करके इसको सब्स्टिट्यूट किया गया है यहाँ पे। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस ब्रैकेट एक और बढ़ा दिया है क्योंकि एक नया प्रोविजन ऐड हुआ था इस वजह से। अब आगे चलते हैं। सेक्शन 14 सबसेक्शन 3। तो इसमें क्या हुआ है, एक एक्सप्लेनेशन पहले नहीं थी इस प्रोविजन में, अब वो इंसर्ट की गई है। और वो एक्सप्लेनेशन क्या है कि फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियर बाई क्लैरिफाइड दैट द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 shall also apply where the surety seek to initiate or continue any action or proceeding against the corporate debtor pursuant to a contract of guarantee। तो अब उसमें भी ये प्रोहिबिशन एक तरीके से, ये सेक्शन 14 सबसेक्शन 3 आप देखोगे तो ये कहता है कि ये जो प्रोविजंस हैं सबसेक्शन 1 के, वो अप्लाई नहीं होते हैं। कहाँ अप्लाई नहीं होते हैं? जहाँ पे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट बाई नोटिफिकेशन अगर कह दे कि यहाँ पे नहीं अप्लाई होंगे, और श्योरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और टू अ कॉर्पोरेट डेटर यहाँ अप्लाई नहीं होंगे। बट लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के थ्रू ये बोल दिया गया कि इट इज हियर बाई क्लेरिफाइड दैट द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल ऑल्सो अप्लाई। अब ये अप्लाई होंगे और वेयर द श्योरिटी सीक टू इनिशिएट, जहाँ पे श्योरिटी चाहती है टू इनिशिएट और कंटिन्यू एनी एक्शन और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर परसुएंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो ये वाली बात यहाँ पे क्लियर की गई है। अब सेक्शन 16(2) में आते हैं। सेक्शन 16(2) क्या कहता है हमारा, पहले सेक्शन 16(2) आप देख लीजिए। ये है अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ द आईपी। आईपी के टेन्योर से रिलेटेड है ये सेक्शन। अब इसमें सबसेक्शन में अमेंडमेंट है। वो सबसेक्शन ये कह रहा है कि वेयर द एप्लीकेशन, जो एग्जिस्टिंग है वो ये कह रहा है कि वेयर द एप्लीकेशन फॉर द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस इज मेड बाय द फाइनेंशियल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर एज द केस मे बी, द आरपी एज प्रपोज्ड रिस्पेक्टिवली इन सेक्शन 7, 10 shall be appointed as the RP if no disciplinary proceeding are pending against him। तो जब हम सेक्शन 10 की बात को खत्म ही कर दे रहे हैं, क्योंकि अब कॉर्पोरेट डेटर खुद अपॉइंट नहीं कर सकते आईआरपी और आरपी को। तो इसलिए जब हम वहां पे खत्म कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी उस चीज को हटाना पड़ेगा ना। इस सेक्शन 10 को पहले था कि वो कर सकते हैं मेड बाई द, अगर कोई सीआईआरपी, अगर चाहे फाइनेंशियल क्रेडिटर कर रहे हैं या कॉर्पोरेट डेटर कर रहे हैं सेक्शन 10 में, तो वो आरपी अपॉइंट कर सकते हैं।
तो वो प्रपोज कर सकते हैं। बट लेकिन अब यहाँ पे जब कर ही नहीं सकते, क्योंकि अब ये पावर एनसीएलटी को दे दी, तो यहाँ से ये इसको हटाना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको यहाँ पे किया है, सब्स्टिट्यूट किया है इसको, और लिखा है कि वेयर द एप्लीकेशन फॉर द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस इज मेड बाय द फाइनेंशियल क्रेडिटर, द आरपी एज प्रपोज इन द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7। तो सिर्फ 7 में प्रपोज कर सकते हैं आरपी को फाइनेंशियल क्रेडिटर, बट ना 9 में प्रपोज, 9 में तो मतलब डिस्क्रिशनरी है, और 10 में कर ही नहीं सकते। तो यहाँ से वो सेक्शन 10 की जो पावर थी वो यहाँ से हटा दी। शैल बी अपॉइंटेड एज द आईआरपी इफ नो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग आर पेंडिंग अगेंस्ट हिम। तो जो आरपी वर्ड था वो भी हटाया, यहाँ से आईआरपी किया उसको, और सेक्शन 7 कर दिया सिर्फ, और सेक्शन 10 को हटा दिया, क्योंकि अब सेक्शन 10 के में जो आईआरपी अपॉइंट होंगे वो सिर्फ एनसीएलटी ही प्रपोज करेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं हम सेक्शन 16 पे। सेक्शन 16 सबसेक्शन 3, इसमें क्या हुआ, आफ्टर दिस सेक्शन एक न्यू सबसेक्शन इंसर्ट हुआ है, वो सेक्शन 3A है। वो कहता है 3A कि वेयर एन एप्लीकेशन फॉर द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस इज मेड अंडर सेक्शन 10, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल मेक अ रेफरेंस टू द बोर्ड। जैसे कि मैंने बताया कि जो सेक्शन 10 की एप्लीकेशन होगी, उसमें अब जो कॉर्पोरेट डेटर होते थे वो पहले प्रपोज कर सकते थे आईआरपी को, अब वो प्रपोज नहीं करेंगे, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी प्रपोज करेगी, और शैल मेक, और वो रेफरेंस देगी टू द बोर्ड को फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ द आईपी हु मे एक्ट एज अ आईआरपी। तो बेसिकली यहाँ पे एक ये ड्रास्टिक चेंज है, और ये इसको इस सबसेक्शन के थ्रू कंफर्म कर दिया गया है। नाउ सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में आते हैं। वो कहता था कि द बोर्ड शेल विद इन 10 days ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द रेफरेंस फ्रॉम द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर सबसेक्शन 3 रिकमेंड द नेम ऑफ द आईआरपी to the adjudicating authority against whom no disciplinary proceeding are pending। तो अब इन्होंने ये कर दिया कि आपको 3A, यहाँ पे पहले सिर्फ अंडर सेक्शन 3 को ही पढ़ते थे, तो अब इन्होंने लिख दिया कि वो 3A को भी आपको साथ में पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दिया कि जो ऊपर 3A जो इंसर्ट हुआ है, तो इसमें भी, क्योंकि रिकमेंडेशन बोर्ड को ही जानी है, तो इसलिए यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करके लिखा कि the subsection 3 the word bracket figure and letter or subsection 3A as may be inserted। तो इसलिए A3A भी inserted हो गया है। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन 18। 18 क्या कहता है, पहले ये देख लीजिए कि 18 कहता क्या है। ड्यूटीज हैं इसमें आईआरपी की, तो आईआरपी की ड्यूटीज हैं, और उसमें क्या किया है इन्होंने, एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया है। For the removal of doubt, it is hereby clarified that the IRP, while collecting the claim, shall verify them and, if required, determine the value of such verified claim। तो पहले सिर्फ वेरीफाई करना होता था, बट यहाँ पे अगर रिक्वायर्ड है तो वो डिटर्मिन भी कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या होगी उस वेरीफाइड क्लेम की। तो ये भी एक ड्यूटी बना दी गई है एक आईआरपी की। नाउ सेक्शन 19, इसमें भी एक चेंज है। पहले सेक्शन 19 देखिए कि क्या है ये सेक्शन 19। सेक्शन 19 हमें कहता है कि पर्सोनल टू एक्सटेंड कॉपरेशन टू द आईआरपी। पहले पर्सोनल वर्ड यूज किया था कि पर्सोनल, पर्सोनल में तो आ गए जैसे आपके कोई हाई पोजीशन वाले जितने भी एम्प्लॉय, बेसिकली पर्सोनल का मतलब एम्प्लॉय होता है। तो इन्होंने क्या कहा कि अब हम ये पर्सोनल वर्ड यूज नहीं करेंगे, इस हेडिंग को ही चेंज करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे जो पर्सोनल की जगह जो हेडिंग है, पर्सोनल टू एक्सटेंड कोऑपरेशन टू आईआरपी, इस वर्ड को चेंज करके हम यहाँ पर्सन लाएंगे, पर्सन टू एक्सटेंड कोऑपरेशन टू द आईआरपी। तो यहाँ पर्सन वर्ड सब्स्टिट्यूट किया गया, और फर्दर चेंज हुए क्योंकि अब हर जगह पर्सोनल यूज हो रहा है इस सेक्शन में, तो पर्सन करना पड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ पे सबसेक्शन 1 है, उसमें भी चेंज किया गया। उसको कैसे सब्स्टिट्यूट किया, उसमें लिखा कि एनी पर्सन, यानी कि पर्सोनल हट गया, तो एनी पर्सन हु इज और हैज बीन द पर्सोनल, यानी एनी पर्सन हो, अगर वो पर्सोनल है तो कंसीडर होगा, नहीं है तो भी कंसीडर हो सकता है, or who is or has been a personnel of the corporate debtor or its promoters, यानी प्रमोटर का भी पर्सनल हो सकता है या पर्सन हो सकता है, और एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर
or engaged in the contract for the service with the corporate debtor shall extend all assistance and cooperation to the IRP as may be required by him for the purpose of managing the affairs of the CD or performing the duties as confirmed on him under this chapter. तो basically इस डेफिनेशन को थोड़ा सा वाइडर किया गया है और यहाँ पे पर्सोनल को हटा के पर्सन किया गया है बेसिकली। अब क्योंकि जहां जहां पर्सोनल होगा वहां वहां चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए 19(2) में भी चेंज करना पड़ा है, क्योंकि वेयर एनी पर्सोनल ऑफ द सीडी इट्स प्रमोटर और एनी अदर पर्सन रिक्वायर्ड टू असिस्ट और कॉपरेट विद द IRP does not assist or cooperate, the IRP may make the application to the adjudicating for a necessary section डायरेक्शन। क्योंकि हम 19(2) पढ़ते थे और 19(2) सबको पता है कि ये हम पेटिशन फाइल करते थे अगेंस्ट द जो कॉर्पोरेट डेटर एंड इट्स पर्सोनल। तो नाउ ये कह रहे हैं कि एनी पर्सोनल ऑफ द सीडी इट्स प्रमोटर, द वर्ड ब्रैकेट एंड फिगर एनी पर्सन, क्योंकि जब यहाँ पे एनी पर्सोनल आएगा नहीं एनी पर्सन आएगा, वो चेंज किया इन्होंने, एनी पर्सन रेफर टू इन सबसेक्शन 1 शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। तो बेसिकली इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे। अब आगे आते हैं सेक्शन पे, वो क्या कहता है, और भी चेंजेस हैं। अब हम आते हैं सेक्शन 19(2) तक हो गया है कवर। नेक्स्ट 19(3) पे, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑन रिसीविंग एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 2 शैल अप्लाई एन ऑर्डर डायरेक्ट सच पर्सनल और अदर पर्सन to comply with the instruction of the resolution professional and to cooperate with him in the collection of the information and management of the corporate debtor। तो यहाँ पे भी इस वर्ड को डायरेक्ट सर्च पर्सनल करा है, द वर्ड इसको सब्स्टिट्यूट किया है और यहाँ पे लिखा है कि फॉर द वर्ड रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, मतलब पहले तो फॉर द वर्ड डायरेक्ट सर्च पर्सनल को चेंज किया है और उसकी जगह लेके आए हैं डायरेक्ट सच पर्सन, क्योंकि पर्सनल जहां जहां है वहां पे पर्सन आ जाएगा। और फॉर द वर्ड रिजोल्यूशन प्रोफेशनल द वर्ड IRP यानी इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल वर्ड सब्स्टिट्यूट किया है जहां पे रिजोल्यूशन प्रोफेशनल वर्ड है। तो ये दो चेंज है। उसके बाद एक न्यू एक्सप्लेनेशन इंसर्ट की है कि आफ्टर सबसेक्शन 3 द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन शैल बी इंसर्टेड, नेमली the explanation है कि for the purpose of this section it is hereby clarified that reference to the IRP shall also include the reference to the resolution professional। तो यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि IRP में हम रेफरेंस भी दे रहे हैं, आरपी का भी रेफरेंस दे रहे हैं कि इन केस अगर IRP है तो IRP विल बी कंसीडर्ड, अदरवाइज दे शैल दिस वर्ड आल्सो इंक्लूड द RP। तो ये चेंज हुआ है। उसके बाद कमिटी ऑफ क्रेडिटर, कमिटी ऑफ क्रेडिटर में जो एग्जिस्टिंग था सेक्शन 21 है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर से रिलेटेड है ये सेक्शन। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इन सेक्शन 21 ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट आफ्टर सबसेक्शन 10 द फॉलोइंग सबसेक्शन शैल बी इंसर्टेड, नेमली कि वेयर द लिक्विडेशन प्रोसेस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इज इनिशिएटेड अंडर चैप्टर 3 the committee of creditor constituted under this section shall also supervise, क्योंकि पहले क्या होता था कि लिक्विडेशन में ना कोई सुपरवाइज करता था ना कुछ करता था, और लिक्विडेशन में लिक्विडेटर को ही सारे राइट होते थे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि वेयर, ये इंसर्ट करिए एक सबसेक्शन और कहा है कि वेयर द लिक्विडेशन प्रोसेस ऑफ द सीडी इज इनिशिएटेड अंडर चैप्टर 3 द कमिटी ऑफ क्रेडिटर कंस्टिट्यूटेड अंडर दिस सेक्शन शैल आल्सो सुपरवाइज द कंडक्ट ऑफ द लिक्विडेशन प्रोसेस बाय द लिक्विडेटर एंड द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन एंड सेक्शन 24 shall apply to such liquidation process under chapter 3 as the context as may require। तो ये इन्होंने इंसर्ट किया यहाँ पे। उसके अलावा प्रोवाइडेड दैट द बोर्ड में स्पेसिफाई एनी अदर क्लास और क्लासेस ऑफ द क्रेडिटर who may attend the meeting or the committee of creditors during the liquidation process but shall not have the right to vote in such meeting। तो बोर्ड भी स्पेसिफाई कर सकता है कि एनी अदर क्लास और क्लासेस ऑफ क्रेडिटर को जो मीटिंग अटेंड करेंगे, ठीक है, बट शैल नॉट हैव एनी राइट टू वोट, बट इन क्रेडिटर्स को राइट नहीं होगा इसमें वोटिंग करने का। नाउ इन्होंने सेक्शन 21 है उसमें एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट करी है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर 3 इट इज हियर बाई डिक्लेयर्ड दैट द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 11 जो ऊपर पढ़ रहे थे ऑफ दिस section 34A and subsection 2 of section 35 as amended by the
इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी अमेंडमेंट एक्ट शैल अप्लाई टू, अभी कुछ और प्रोविजन होंगे जो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी, 34A और 35 में भी चेंज है, तो ये अप्लाई हो रहे हैं। एक्सप्लेनेशन एक इंसर्ट हुई है। द लिक्विडेशन प्रोसेस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इनिशिएटेड आफ्टर द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट एक्ट 2025 एंड द इसमें इन्होंने एक कह दिया कि जो लिक्विडेशन प्रोसेस कमेंस हो रहा है ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर आफ्टर द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट एक्ट दिस, उसके बाद में अगर कोई लिक्विडेशन में जा रही है कंपनी तो उसके लिए ये होगा एप्लीकेबल। और जो ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहे हैं, मान लो अभी कोई लिक्विडेशन में ऑलरेडी कंपनियां चल रही हैं, ठीक है, या जहां पे डिसोल्यूशन की एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो फॉर विच द कमिटी ऑफ क्रेडिटर शेल कंस्टिट्यूट फॉर द रिमाइंडर ऑफ द लिक्विडेशन प्रोसेस, तो उनके लिए वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर सेम ही रहेगी, बट इसके लिए वो चेंज हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, फॉर वॉचिंग मी, एंड ऐसे ही बने रहिए, क्योंकि अभी मैंने आपको ये अभी और एक्सप्लेन करने हैं सारे, तो अभी मैं पार्ट वाइज कर रही हूँ, तो अभी मैंने इतना ही कवर किया है। आगे मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगी इन प्रोविजंस को जो एक्सप्लेन करूंगी आपके सामने। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।